दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आजकल सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि वहां की सरकार ने घोषणा करी है कि अब इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा होगी। इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक फैसले का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतने महत्वपूर्ण फैसले के पीछे आखिर क्या प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि जकार्ता डूब रहा है और ऐसी कोई लाइफ बोट नहीं है जो उसे बचा सके। और यहाँ पर जकार्ता के डूबने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह आर्थिक व वित्तीय संकट में डूब रहा है अथवा वह सांस्कृतिक या राजनीतिक रसातल में जा रहा है, बल्कि यह शहर टाइटैनिक की तरह पानी में डूब रहा है। इतना पुराना शहर एक शिकस्ता जहाज की तरह डूब क्यों रहा है? इस ऐतिहासिक घटना या यूं कहें कि दुर्घटना के पीछे आखिर मूल कारण क्या हैं, इन्हीं को हम आगे समझेंगे। जकार्ता के इस प्रकार से डूबने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। उनमें सबसे पहला यह है कि जकार्ता दलदली जमीन पर बसा हुआ है, अतः वह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर धंस रहा है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2050 तक जकार्ता लगभग पूरा ही डूब जाएगा। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि जकार्ता में ग्राउंड वाटर जैसे कि बोरिंग इत्यादि के द्वारा अत्यधिक भूजल दोहन होता है। इस वजह से जमीन और भी ज्यादा नीचे की ओर धंसती है। यहाँ पर दिए गए ग्राफिक्स की सहायता से हम इस प्रक्रिया को सरलता से समझ सकते हैं। अत्यधिक भूजल दोहन की वजह से जमीन नीचे की ओर धंसती है। इस वजह से जल स्तर यानी कि पानी का लेवल और भी ऊंचा हो जाता है एवं जमीन डूबने लगती है। इस प्रकार से जमीन जब नीचे की ओर धंसती है तो इस प्रक्रिया को लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है। यहाँ पर हम लैंड सब्सिडेंस का एक वास्तविक फोटोग्राफ देख सकते हैं। यही खतरनाक परिस्थिति जकार्ता में बनी हुई है। 1 करोड़ से ऊपर की घनी आबादी वाले महानगर जकार्ता में ऐसी लैंड सब्सिडेंस कितनी भयानक हो सकती है, इसका अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर यह देखना भी प्रासंगिक होगा कि आखिर जकार्ता में इतना ज्यादा भूजल दोहन होता क्यों है। तो इसका कारण यह है कि जकार्ता में नल के द्वारा वितरित होने वाला पानी बहुत खराब क्वालिटी का होता है। इस वजह से लाखों लाखों जकार्ता वासियों को अपनी पानी की जरूरत के लिए ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल दोहन करना पड़ता है। काफी हद तक यही परिस्थिति मैक्सिको सिटी की भी है। वहां पर भी अत्यधिक भूजल दोहन हो रहा है। परिणाम स्वरूप जमीन तीव्र गति से नीचे की ओर धंस रही है। जकार्ता का तीव्र गति से नीचे की ओर धंसना ही एकमात्र कारण नहीं है जिसकी वजह से राजधानी में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि भीषण वायु प्रदूषण। जकार्ता की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी बहुत ही खराब स्तर की है। इसके अतिरिक्त जकार्ता पर विशालकाय आबादी का भी भयंकर दबाव है। जकार्ता की जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। इतनी बड़ी आबादी के सामने जकार्ता का क्षेत्रफल बहुत छोटा एवं बुनियादी सुविधाएं बहुत कम जकार्ता की आबादी का घनत्व इंडोनेशिया के राष्ट्रीय घनत्व से लगभग 100 गुना ज्यादा है। इसे सरलता से समझें तो हम यह कह सकते हैं कि जितनी जगह में इंडोनेशिया का एक नागरिक रहता है, उतनी जगह में जकार्ता के 100 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा जकार्ता में एक भीषण समस्या बार बार आने वाली बाढ़ की है। बाढ़ की वजह से घरों, दफ्तरों और दुकानों में पानी घुस जाता है एवं जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चूंकि जकार्ता की जनसंख्या बहुत अधिक है और उसके अनुपात में क्षेत्रफल बहुत कम, इसलिए यहाँ पर भीषण ट्रैफिक जाम लगना एक बहुत ही आम घटना है। कई यातायात विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि जकार्ता की सड़कों पर जितना ठूस ठूस के ट्रैफिक भरा होता है, उतना दुनिया के शायद ही किसी और शहर में होता होगा। पुरानी राजधानी जकार्ता की समस्याओं को देखने के बाद अब हम मुड़ते हैं इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा की तरफ, और इसके लिए हमें एशिया के सबसे बड़े आइलैंड यानी कि द्वीप बोर्नियो से शुरुआत करनी चाहिए। इस विशाल द्वीप पर राजनीतिक रूप से 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण है। एक भाग पर ब्रुनेई, दूसरे पर मलेशिया और तीसरे पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है। यह जो तीसरा भाग है जिस पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है, इसे कालीमंतान कहा जाता है। यहाँ पर आप कालीमंतान का नक्शा देख सकते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा इसी कालीमंतान के पूर्वी हिस्से में स्थापित होगी। दोस्तों, कालीमंतान शब्द की उत्पत्ति की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। कालीमंतान शब्द 2 छोटे शब्दों काली और मंतान से मिलकर बना है। यहाँ पर काली शब्द काल और मंतान शब्द मंथन से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कालीमंतान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द कालमंथन से हुई है। अब हम आगे यह देखेंगे कि आखिर वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से इसे कालमंथन का नाम दिया गया। काल मंथन शब्द में काल का अर्थ मृत्यु है। दरअसल कालीमंतान क्षेत्र का तापमान बहुत ज्यादा है। भीषण गर्मी में तीव्र गति से बहती हुई हवाएं आग की लपटों की तरह महसूस होती हैं। उस समय यहाँ खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है
कि वो जल के मर जाएगा, इसीलिए इस जगह का नाम कालमंथन और फिर उससे कालीमंतान पड़ा। राजधानी बदलने की ये परियोजना इंडोनेशिया के इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी कुल लागत लगभग 32 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रुपए में इसका मूल्य होगा लगभग 2400 अरब रुपए। यहाँ कड़ा कई देशों की कुल राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। यदि सीमेंट, इस्पात एवं पेट्रोलियम इत्यादि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तो यह लागत बढ़ भी सकती है। यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि नई राजधानी का नाम नुसंतारा क्यों रखा गया है। ऊपरी तौर पर कारण बहुत सरल लगता है। नुसंतारा का अर्थ होता है द्वीप समूह, अतः अपने भूगोल की वजह से नई राजधानी का नाम नुसंतारा उचित प्रतीत होता है। लेकिन यह मामला इतना भी सरल नहीं है। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को नई राजधानी के लिए सभी संभव नामों में से 80 नाम छांट कर दिए गए थे। उसमें से उन्होंने नुसंतारा नाम को अंतिम रूप से चुनकर सबको चौंका दिया। नई राजधानी नुसंतारा के नाम के पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। इसे 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में विख्यात मजपाहित साम्राज्य से जोड़कर देखा जाता है। मजपाहित साम्राज्य इंडोनेशिया के अंतिम प्रमुख हिंदू साम्राज्यों में से एक है। चूंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल इस्लामिक राष्ट्र है, इसलिए नुसंतारा नाम के चयन ने विशेषज्ञों को उलझा के रख दिया है। इसी संदर्भ में इंडोनेशिया की जनसंख्या का धार्मिक आधार पर वितरण समझना चाहिए। नीचे दिया गया पाई चार्ट दर्शाता है कि इंडोनेशिया में सर्वाधिक 88% जनसंख्या मुसलमानों की है। ईसाई एवं अन्य धर्मों को मानने वाले 10% और हिंदू आबादी केवल 2% है। इसीलिए नई राजधानी का नाम नुसंतारा रखना एक विशेष महत्व प्राप्त कर लेता है। मजपाहित साम्राज्य से संबंधित होने के कारण नुसंतारा नाम को सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधता का प्रतीक माना जा रहा है। कम से कम इंडोनेशिया के योजना मंत्री सुहार्सो मानोअर्फा का तो यही मानना है। यह बात तो निश्चित है कि राजधानी बदलने जैसी जटिल प्रक्रिया एकदम से नहीं हो सकती, इसीलिए इसके 5 विभिन्न चरण हैं। फर्स्ट स्टेज या पहला चरण इसी साल प्रारंभ होकर 2024 में समाप्त होगा। 5वां एवं अंतिम चरण 2045 में पूरा होगा। ऐसा करना अनिवार्य भी है क्योंकि 2050 तक तो पूरा जकार्ता जल समाधि ले लेगा। जैसा कि हमने पहले देखा, इस परियोजना का पहला चरण 2022 से 2024 तक चलेगा। इसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे कि रेल एवं सड़क परिवहन विकसित की जाएंगी। 5वें एवं अंतिम चरण को 2045 तक समाप्त करना अनिवार्य है। लगभग सभी वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार 2050 तक 95% से अधिक जकार्ता का क्षेत्रफल जलमग्न हो जाएगा। अपनी राजधानी में परिवर्तन करने वाला इंडोनेशिया एकमात्र देश नहीं है। इससे पहले भी कई देशों ने अलग अलग कारणों से अपनी राजधानियों में परिवर्तन किया है। यहाँ हम कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं नाइजीरिया से, जिसने 1991 में अपनी राजधानी बदली। कजाकिस्तान ने 1997 में अपनी राजधानी में परिवर्तन किया। आगे चलकर फिर उसी राजधानी के नाम में भी बार बार परिवर्तन किए गए, जिन्हें हम आगे देखेंगे। बर्मा यानी म्यांमार ने 2005 में अपनी राजधानी में बदलाव किया। विधि की विडंबना है कि शांति एवं अहिंसा का संदेश देने वाले बौद्ध धर्म के इस विश्वविख्यात केंद्र की राजधानी का परिवर्तन सैन्य तानाशाही ने बड़े ही मनमाने तरीके से किया। इजिप्ट यानी मिस्र ने 2015 में अपनी राजधानी में बदलाव की घोषणा करी। यह बात अलग है कि कोरोना महामारी की वजह से बदलाव की प्रक्रिया अधर झूल में लटकी हुई। 1991 में नाइजीरिया ने अपनी राजधानी लागोस से बदलकर आबुजा रखने की घोषणा करी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी बढ़ती हुई जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। इसके अतिरिक्त आबुजा की क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी जलवायु भी लागोस से कहीं बेहतर थीं। कजाकिस्तान की राजधानी 1996 तक अलमाटी थी। फिर 1997 में अकमोला को कजाकिस्तान की नई राजधानी घोषित किया गया। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला यह कि अलमाटी चीन बॉर्डर के बहुत करीब है और दूसरा यह कि अलमाटी में भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। 1998 में राजधानी तो वही रही, यानी कि अकमोला, किंतु उसका नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया। 2019 में राजधानी का नाम फिर से बदला गया और भूतपूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायव के सम्मान में उसका नाम नूर सुल्तान रखा गया। इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी 2015 तक काहिरा थी। तत्पश्चात एक नई राजधानी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाने की घोषणा करी गई। चूंकि राजधानी में परिवर्तन करने की कोई ठोस वजह नहीं थी और इस पर अरबों डॉलर का खर्चा होना था, अतः इसका जबरदस्त विरोध हुआ एवं अधिकांश विशेषज्ञों ने इसे केवल पैसे की बर्बादी बताया। राजधानी परिवर्तन का काम 2021 तक खत्म करने का लक्ष्य था, किंतु कोविड-19 की वजह से यह अटक गया। बर्मा यानी कि म्यांमार भी उन देशों में शामिल होता है जहां पर बिना किसी पुख्ता वजह के राजधानी में बदलाव किया गया। 2005 तक बर्मा की राजधानी यांगून थी। गौरतलब है कि यांगून का पुराना नाम रंगून था। उसके बाद नेपिडो को नई राजधानी बनाने की घोषणा करी गई।
यह फैसला सैन्य तानाशाही द्वारा लिया गया था, इसलिए ज्यादा विस्तार से कोई कारण नहीं दिया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रंगून की बजाय नेपिडो का राजधानी होना बेहतर है। कई लोग यह भी मानते हैं कि उच्च सैन्य अधिकारियों को कुछ बौद्ध ज्योतिषियों ने राजधानी बदलने की सलाह दी थी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने से उस राय पर अमल किया गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह समर्थन हमारे जैसे नए चैनल के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया घंटी वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें।